आपको भी क्लास 11 डिफिकल्ट लग रही है और समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से क्लास 10th के बाद ये क्या हो गया है कि इतना सारा सिलेबस, इतने सारे नए कॉन्सेप्ट्स और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार एग्जाम में मार्क्स आ क्यों नहीं रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या क्लास 11th डिफिकल्ट है या इजी, और अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रही है तो आप कैसे इस डिफिकल्ट से इजी तक के जर्नी को कंप्लीट करने वाले हैं, उससे लेकर सभी जुड़ी हुई बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉप ऑन ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और फिर उनके सॉल्यूशंस को भी ढूंढेंगे। तो सबसे पहली डिफिकल्टी जो बच्चों को क्लास 11th में आने के बाद लग रही है वो ये कि भाई अचानक से ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। क्यों जी? वो इसलिए क्योंकि जैसे ही क्लास 11th में आए एकदम से सिलेबस इतना ज्यादा बढ़ गया और ऊपर से इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है। जहां पर पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सभी आपके एक सब्जेक्ट के पार्ट थे, अब ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स बन चुके हैं और हर एक सब्जेक्ट्स में इतने लेंथी चैप्टर्स हैं या इतने ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि इतने बड़े सिलेबस को हम कवर कैसे करेंगे। तो बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो अब क्लास 11th में आपको अपना अप्रोच जो है वो थोड़ा सा बदलना होगा। जहां पर पहले थोड़ी पढ़ाई करके, थोड़ा सा रिवीजन करके आप अच्छे मार्क्स को लेकर आ रहे थे, क्लास 11th में जाकर अब जो है चीजें इस तरीके से वर्क नहीं करेंगी। यहां पर आपको हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना होगा, मेटिकुलसली उसके हर एक कंसेप्ट को समझना होगा, तब वो चैप्टर जो है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, क्योंकि क्लास 11 जो है वो आपका बेस है। यहां पर आपको सभी नए कंसेप्ट, टर्म्स, नॉलेज जो है वो आपको दिया जाता है, जिसके ऊपर आपका क्लास 12th जो है वो बिल्डअप करेगा। ठीक है जी। और जब आप नई चीजें समझते हैं, नई चीजें जानते हैं, तो वो थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे समझते जाओगे वो ऑटोमेटिकली आपको इजी लगेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको क्लासेस को रेगुलर अटेंड करना है, वन शॉट्स को अच्छे से देखना है, ताकि हर एक कंसेप्ट आप अच्छे से समझ पाओ। जो दूसरी चीज बच्चे यहाँ पर फेस कर रहे हैं कि भाई नए कंसेप्ट्स आ चुके हैं, नए सब्जेक्ट्स आ चुके हैं ना, हर सब्जेक्ट्स में अगर हम बात करें तो वहां पे आप रोज नए नए टर्म्स देखते हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस में सॉवरेनिटी आ गया, रिपब्लिक आ गया। जो चीजें सिर्फ अभी तक सुनी हुई थी अब उन्हें पढ़ना भी है, उन्हें एग्जाम्पल्स के साथ याद भी करना है और एग्जाम में जाकर उन्हें लिखना भी है। तो ये कंसेप्ट्स, ये सब्जेक्ट्स आप इस तरीके से सीखोगे जब आप उनको बहुत ध्यान से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे। जो टीचर समझा रहे हैं उसे समझने के बाद उसके नोट्स बनाओगे, एनसीईआरटी को रीड करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो देखो कोई भी चीज ना इम्पॉसिबल नहीं है, बस थोड़ी सी अभी आपके लिए नया है तो आपको डिफिकल्ट लग रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे है ना, अक्टूबर नवंबर तक आप पहुंचोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारा सिलेबस इजी लगने लगेगा, क्योंकि तब तक आप ऑलमोस्ट चीजें वहां पर पढ़ चुके होंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें तो क्लास 11th को डिफिकल्ट लगने का जो एक मेन रीजन हो सकता है ना, वो ये है कि भाई डिस्ट्रैक्शन है। क्लास 10th में बस ये सोच के पढ़ा था कि बस 10th अच्छे से पढ़ लूं, फिर 11th में तो मजे करूंगा, आराम से मौज मस्ती करूंगा, दोस्तों के साथ एंजॉय करूंगा। ठीक है, अब तो मोबाइल भी मिल चुका है तो भाई दिन भर रील पे रील स्क्रॉल हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद दोस्त का भी फोन आ रहा है कि भाई आज तो पार्टी में जाना है, आज तो गैदरिंग होने वाली है, जल्दी से आ जा। तो ये जो सारा डिस्ट्रैक्शन है ना बेटा, इस डिस्ट्रैक्शन के कारण भी आप जो भी लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं उसमें अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको ये करना है, देखो मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, वो सब चीजें जरूरी है ना, क्योंकि ये टाइम भी आपका लौट के नहीं आएगा कभी। तो ये सब चीजें करो, लेकिन संभलना कहां पर है ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहां पर जो है वो अब आपको अपनी पढ़ाई की तरफ टर्न लेना पड़ेगा, है ना। कैसे आप इन दोनों चीजों को बैलेंस करोगे ये भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या करें कि जब भी आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं या वन शॉट देख रहे हैं तो उसको आपको फोकस तरीके से देखना है, फुल स्क्रीन पे हमेशा उसको देखो। ठीक है। और जब आप फुल स्क्रीन में देखते हो तो उसमें क्या होगा कि जो चैट चल रहा है या जो कमेंट हो रहे हैं उसमें से आपका ध्यान जो है वो हट जाता है और आप फोकस होके टीचर आपको क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, वो आप वहां पर अच्छे से पढ़ सकते हो। तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो और फोकस होके जब आप कंसेप्ट को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको ईजी लगने लगेगी, आपको सब समझ में आने
लगेगा। उसके बाद अगर बात करें तो भाई क्लास 11th में आने के बाद जो बच्चे अभी फेस कर रहे हैं वो है डिफिकल्ट वोकैबुलरी। इतने सारे नए नए शब्द हैं, उन सभी शब्दों के मतलब नहीं समझ में आ रहे हैं, और जब वो मतलब ही नहीं पता है तो आखिरकार टेक्स्ट में लिखा क्या है वो तो समझना बहुत दूर की बात हो गई। तो देखो, जब मैं पढ़ाई करती थी ना तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं क्या करती थी। उस टाइम पे जब भी मैं टेक्स्ट को पढ़ती थी तो उसमें जब भी मुझे कोई नया शब्द मिलता था तो मैं उसे तुरंत जाके गूगल पे सर्च करती थी, और गूगल में जैसे ही उसका मीनिंग आएगा तो उस मीनिंग के नीचे ना गूगल आपको कुछ वोकैबुलरी के कुछ क्विज देता है, कुछ क्वेश्चन देता है, उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या पिक्चर्स वगैरह कुछ भी वो पूछता है आपसे। तो वहां पर क्या हुआ कि आपने पढ़ा और तुरंत उसे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो वो थोड़ा आपका रिटेंशन पावर वहां से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या फिर आप कुछ एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि जो भी आपको नए वर्ड्स दिख रहे हैं उन नए वर्ड्स की खुद की एक वोकैबुलरी बना लो, उसे सेंटेंस में डाल लो, उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, तो वहां से आपकी वोकैबुलरी भी एनहांस होगी जो आगे आपको सीयूटी में हेल्प भी करेगी। और साथ ही साथ क्या होगा कि आप नए शब्द सीखोगे तो टेक्स्ट भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ में आता जाएगा। ठीक है जी, तो ये नई वोकैबुलरीज को, इन डिफिकल्ट वोकैबुलरीज को आप इस तरीके से डील कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वॉचिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि भाई ऑनलाइन लेक्चर देख लेता हूं और मेरा काम खत्म, मेरी छुट्टी। नहीं जी, उस क्लास को देखने के बाद क्योंकि आप एनसीईआरटी को रीड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्योंकि आप डाउट्स ही नहीं निकाल रहे हैं, इस कारण से वो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है। और वो आपको ईजी कब लगेगा, जब एक बार लेक्चर को देखने के बाद आपने क्या किया है, एनसीईआरटी से उसको रीड किया हुआ है, अलग अलग टेक्स्ट से उसको पढ़ा हुआ है, उसके बाद आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है। बेटा ये मैं आपको बता रही हूं कि क्लास 11th में आंसर राइटिंग की हैबिट डाल लो, वरना 12th में बहुत मुश्किल होगी आपको। ठीक है जी, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको डाउट्स निकलेंगे, और वो डाउट जो है वो आप आके क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो अगर आप इस तरीके से अपनी क्लास 11th की तैयारी करते हैं तो नो डाउट कि भाई आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे क्लास 11th में, और उसके बाद 12th में भी आकर आप जो 90% का सोच रहे हैं, 99% का सोच रहे हैं, वो सभी कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है जी, साथ ही साथ आप प्रारंभ में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रारंभ और प्रारंभ प्लस दोनों बैचेस में अभी ऑफर चल रहे हैं, तो जल्दी से जाकर इसमें ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ अपनी क्लास 11th की इस जर्नी को बिल्कुल ब्यूटीफुल और धमाकेदार बना दीजिए। इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।